समझ में नहीं आया फिर से बोलो। यस सर, क्लियर है आवाज। मेरी आवाज एक मिनट रुकिए। अभी मेरी वॉइस ठीक है क्या? सर यस सर। अभी अभी तेज हो गया वॉल्यूम? ठीक है, अच्छा तो चलो स्टार्ट करो। फिर बताओ मुझे कि किसको किसको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए, मैं ये पूछ रहा हूँ। कितने स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया? कौन सा न्यूमेरिकल है जो नहीं समझ में आया ये भी बताना। सेजल ने तो कह दिया सर नहीं। कौन सा? सी थर्ड नंबर। सी वाला थर्ड नंबर, ओके। एक वोट तो मिल गया सी को। और कोई है? सी को तो एक वोट मिल गया। और कोई है जिसको सी नहीं? हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ सी में और किसी को कोई प्रॉब्लम है? संजीव ने भी कह दिया सी वाला नहीं समझ में आया। ओके, और कोई? फोर में नहीं समझ में आया। अच्छा, फोर्थ वाले को भी ठीक है, देखते हैं। और कोई बताओ, और कितने लोग हो जिसको नहीं समझ में आया? 3 4 3 4 बी वाला भी नहीं समझ में आया ना। और 2 आयुषी ने भी कहा 3 वाला नहीं समझ में आया। और बताओ 3 3 3 सबके 3 आंसर आ रहे हैं। चलो ठीक है। बी 3 4 एंड 2 ये 3 क्वेश्चन है ना जो नहीं समझ में आए। चलो देखो, हम लोग ना 1 बाय 1 इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे बाद में भी। अभी पहले इसको समझ लो कि क्या है इसके अंदर। चलो देखते हैं। बेटा सिंपल सी बातें थी, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको पढ़ना है और समझ लेना है, यही तो मैंने आपको बताया था, है ना। चलो बताओ फिर यहाँ पर आपको क्या क्या मिला हुआ है। हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे। आज के क्वेश्चन में ना हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते चलो क्या हमने सिखाया और कैसे सिखाया। मैंने कहा बी आपको स्टार्ट करना है, तो बी से कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, क्या है क्वेश्चन ने ये कहा कि एन ऑब्जेक्ट मास 16 kg is moving with an acceleration 3. Calculate applied force if the same force applied on a mass 24 kg, but how much will be the acceleration. सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास जो है एक बॉडी रखी हुई है, सपोज करो ये बॉल है आपका, ठीक है। इस बॉल में ना 60 kg मास है, 16 kg मास है बेटा, मास में मास है। और फिर उसमें ना एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन मतलब ए दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये याद रखो। तो ये क्या है 16 kg क्या है आपको पता है, मास है, तो मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, माइक म्यूट रखो बेटा आप अपना, आपको बोलना नहीं है तो माइक म्यूट रखो। सेजल मौर्य प्लीज म्यूट योर माइक, एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक, ओके। फिर मैंने कहा मास जो है वो 16 kg है, एक्सीलरेशन 3 है। मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन नहीं कहा है, आप पढ़ के देखो क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, ये बताओ अप्लाइड फोर्स कितना हुआ, यहाँ फोर्स कितना लगेगा आपको ये बताना है, ओके। सो आपको पता तो होगा ही F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है M और A, है ना। एम ए होता है, एम को आप रखोगे 16 kg, ओके, कितना आ जाएगा 16 आ गया। फिर उसके बाद बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 16 3 जा 48, ये लो 48 आ गया। आंसर में एन भी आ रहा है, 48 एन आ रहा है। ये एन कहाँ से आया बेटा, आंसर में एन आ रहा है, तो एन का मतलब होता है न्यूटन। जो फोर्स को मेजर करने की यूनिट होती है ना, उसका नाम होता है न्यूटन। एन फॉर न्यूटन होता है, ये एन लिखा है, ओके बेटा। एच नहीं है, एच लग रहा है ना, एच नहीं है, एन है ये, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये एन है 48 न्यूटन। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज थी, एम ए मिला था, मल्टीप्लाई करा दिया, फोर्स कैलकुलेट हो गया हमारा, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। नो सर। अब इन्होंने ना इसके आगे एक और बात कह दिया। अब ये सोचो कि आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
दूसरे ऑब्जेक्ट में 24 kg का मास है और इन्होंने कहा जो फोर्स आप पहले लगा रहे थे, इस वाली बॉल पे जो आप फोर्स लगा रहे थे, कितना फोर्स लगा रहे थे पता चला आपको? 48 न्यूटन का फोर्स आप यहाँ अप्लाई करोगे। ठीक है, जब आपका एक्सेलरेशन 3 होगा, मास 16 होगा, तो फोर्स कितना होगा? 48 कैलकुलेट करके हमें पता चला। तो ये जो फोर्स आप यहाँ लगा रहे थे वही फोर्स ना आप यहाँ पर लगाओ, इस सेकंड वाली बॉल पर। तो वही फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू 48 मिल जाएगी। जो फोर्स पहले लगा रहे थे वही फोर्स यहाँ लगाएंगे। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर कितना आपको ना एम तो है, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, इसमें स्पीड कितनी आ जाए, स्पीड में कितना इंक्रीजमेंट कर दोगे, ये बताना है। तो आपको पता है फोर्स है, मास है, तो फिर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक ही तो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन्होंने कहा फोर्स आपका 48 है, यही वाला कैलकुलेशन कर रहे बेटा, जब आप सेकंड टाइम में लगाए हो ना, तो यही सब वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट, ये वाला कैलकुलेशन इसका था और इसका 48 हमें यहाँ लेना था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज। ओके, चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए है, तो आप फोर्स की वैल्यू रख दो 48। ओके, फिर मास की वैल्यू हो गई 24 एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे जरा यहां पर क्या करना चाहिए। यहां पर आपको करना चाहिए 48 से 24 को डिवाइड। तो आपने क्या किया, 48 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो 24 को 48 से डिवाइड कराओगे तो आएगा कितना, 2 आ जाएगा। मीन्स एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी चीजें समझ में आई, एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया। एक बार और बता देते हैं, देखो मैंने कहा था ये फोर्स की जगह पर आप फोर्स रख दोगे। ठीक है, 48 हो गया। मास की जगह पर 24 रख दिया, ए की जगह पर ए रख दिया। 24 को आप डिवाइड कराओगे 48 से तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यही आपका एक्सेलरेशन है। क्लियर इतनी बात? समझ में आया एक्सेलरेशन कैसे फाइंड हुआ? सर। Yes, sir. बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है ना? ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ B2 वाला। अब इसके ऊपर कोई भी डाउट मत रखना, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है अभी बता दो, क्योंकि अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, एक ही चीज के ऊपर 4-4 लेक्चर नहीं लिए जा सकते। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं बेटा। है कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी प्रॉब्लम है इसमें? चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गई बात हमारे पास किसकी, एक्सेलरेशन की, सॉरी न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट की ना। अब थर्ड वाले पार्ट को हम समझते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, इसकी थ्योरी के लिए हमने कहा था कि बेटा आप ना जब किसी को धक्का देते हो तो आप भी दौड़ते हुए आ रहे तो आप में भी स्पीड थी, और धक्का देने के बाद दूसरी वाली ऑब्जेक्ट में भी स्पीड आ गई थी। ठीक है, इसमें वही वाली थ्योरी लगानी है आपको। देखो कैसे अप्लाई होगी, एक मिनट देना। हाँ, ओके, तो ये चीज आ गई समझ में। यहाँ पर हमने क्या बात कही है, हमने कहा कि जब आप किसी को फोर्स करते हो तो वो भी क्या होती है, स्पीड में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ ये देखो, इन्होंने ये कहा कि अ बुलेट हैविंग मास 10 ग्राम। एक बुलेट छोटी सी तो होती है बेटा, छोटी सी बुलेट होती है, उसका 10 ग्राम का मास है, एंड मूविंग विद स्पीड 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्पीड में है। पेंट्रेट कर देती है मतलब छेद कर देती है। थिक वुडन प्लैंक में मतलब एक लकड़ी का जो तख्ता होता है पतला सा, उसमें उसने थिक कर दिया मतलब छेद कर दिया, पेंट्रेट कर दिया। ऑफ द मास 900 ग्राम, लकड़ी का कितना मास था, जो वुड था उसका मास था 900 ग्राम। द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, पहले तो वो रेस्ट में थी,
बट जैसे ही उसको गोली लग गई, जैसे ही उसने द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, जैसे ही गोली लगी इन द प्लैंक द बोथ मूव टुगेदर, तो दोनों ही क्या हो गए, टुगेदर मूव करने लगे, एक साथ स्पीड में आ गए। समझे कहानी? तो कितनी कितनी क्वांटिटी है जरा ये याद कर लो, 10 ग्राम, 1.5 ग्राम और 900 ग्राम। चलो आज हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और आपको समझाते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हमसे हमसे इन्होंने ये कहा था कि आपके पास एक बुलेट है ना, आपको कुछ थ्योरी हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि ये एक बुलेट थी आपकी, ये बुलेट ना स्पीड में आ रही थी, ओके, ये बुलेट यहां से जा रही होगी स्पीड में ऐसे। फिर यहाँ पर एक लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है इसके सामने, ऐसे यहाँ पर एक तख्ता रखा हुआ है। अब जैसे ही ये बुलेट ना यहाँ से लेकर यहाँ पर जैसे ही आएगी तो ये क्या होगा, इसके अंदर छेद कर देगी, है ना। ऐसे ये कुछ बुलेट क्या अंदर तक चली जाएगी, और छेद करने के बाद में आप देखोगे कि ये लकड़ी का तख्ते को ना कुछ धक्का लग गया, और जैसे ही धक्का लगा ये लकड़ी का तख्ता खिसक के ना यहाँ पर आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, क्यों आ गया आपको पता चला ना, क्यों आ गया? कितने लोग जानते हो ये ऐसा क्यों आया, पीछे क्यों आ गया? ये जो लकड़ी का तख्ता था, हाँ लकड़ी का तख्ता ना बुलेट की फोर्स की वजह से, वेरी गुड, ये यहाँ से खसक के यहाँ पर आके खड़ा हो गया। और अब बताओ गोली आई कि नहीं है इसके साथ में? ये जो आप क्या था बुलेट थी, ये बुलेट आई कि नहीं इसके साथ? क्या खाली तख्ता आया पीछे तक? खाली तख्ता आया था क्या पीछे तक? ये वुडन की लकड़ी आई थी क्या? नहीं ना, इसके साथ में हाँ बुलेट जो इसके अंदर घुस चुकी थी, ये बुलेट जो इसके अंदर आ चुकी थी वो भी इसके साथ में यहाँ तक खसक के चली आई। समझे? ये तो हुई थ्योरी समझना हमें कि बुलेट ने कैसे काम किया, उसको कैसे पेनिट्रेट किया, है ना। हाँ, ये दोनों चीजें ऐसे मूव कर गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्वांटिटी क्या क्या दी है। इन्होंने कहा कि जो आपके पास गोली है, ये जो गोली मतलब बुलेट जो है, इसका मास ना आपको मिला है, इसका मास मिला है आपको बेटा 10 ग्राम। कितना मिला है? 10 ग्राम के ये बुलेट है, ओके 10 ग्राम। और ये जो तख्ता है, ये जो सॉरी वुडन है जो इस, ये कितना है 900 ग्राम का। सोचो आप उससे कितना ज्यादा भारी होगा। 10 ग्राम की बुलेट है, 900 ग्राम का ये जो सॉरी वुडन की लकड़ी है, सोचो कितना ज्यादा भारी होगा, भारी होगा ना। अच्छा, जब पहले गोली चलना स्टार्ट हुई थी, है ना, आपने जैसे ही गोली को फायर किया, बंदूक से गोली निकली, और तब उस समय उसमें कुछ स्पीड रही होगी, और उसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमको 1 इसको नाम दे देंगे 1, क्योंकि ये बुलेट का है। ठीक है, जितनी भी चीजें आएंगी बुलेट के ऊपर उसको हम 1 नाम देंगे, और दूसरी चीज है वुडन तो उसको हम लोग 2 नाम देंगे ना बेटा। माइक म्यूट रखना बेटा जिसका भी है ना, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो क्लास में, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था जो बुलेट का स्पीड है ना वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है, स्पीड है। u1 की वैल्यू हमें मिल गई है, क्लियर। तो ये तो मास हो गया इसका। अच्छा, पहले जब तख्ता खड़ा हुआ था तो मास तो आपको पता चला कि इसका मास m2 जो है 900 था। क्या इसमें कुछ स्पीड थी इनिशियल में, शुरू में इसमें कुछ स्पीड थी क्या? u2 था क्या इसमें? नो सर। जब नहीं था तो u2 कितना लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। बताओ मुझे, ठीक चल रहा है ना? हाँ, तो ये इसका m1 u1 हो गया, ये m2 u2 हो गया। ये तब हुआ जब इनिशियल में शुरुआत में इनकी पोजीशन थी, तो शुरुआत में बुलेट के पास में मास था 10 ग्राम का, स्पीड कितनी थी? 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी उसमें। और जब आप वुडन को नोटिस करोगे तो उसके पास मास था 900 ग्राम का, स्पीड तो थी ही नहीं उसमें, वो तो चुपचाप खड़ा था, वो तो चल नहीं रहा था, इसीलिए उसकी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे आफ्टर कोलिजन की। कोलिजन मतलब टकराने के बाद क्या हुआ। जैसे ही ये यहाँ पर आके टकराया तो इनमें ना दोनों में स्पीड आ गई, समझे, दोनों ही स्पीड में आ गए। तो दोनों ही स्पीड में आ गए तो अब फाइनल वाला जरा पढ़ो। बुलेट के पास में होगा m1 और वुडन के पास में होगा m2। क्या मास चेंज हो जाएगा क्या छेद होने की वजह से? बताओ, मास चेंज हो जाएगा क्या छेद होने की वजह से? बुलेट क्या घिस जाएगी क्या? नो सर। नो सर। ना, लकड़ी के तख्ते में छेद जरूर हो जाएगा, बट वो घिस कर ना उसका जो वेट है वो कम नहीं होगा बेटा,
ठीक है, वेट कम नहीं होगा तो वेट उतना ही रहेगा। पहले भी M1 जो था वो 10 जो था वो 10 ग्राम का था, आज भी वो M1 10 ग्राम का ही है। M2 भी 900 ग्राम का था, आज भी 900 ग्राम का ही है। बट स्पीड के ऊपर जरा फोकस करो। ये जो है थी U1 जो थी वो इनिशियल में थी। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद में जो स्पीड मिलेगी ना उसको हम लोग V कहेंगे, मतलब फाइनल वाली कहेंगे। ठीक है, फाइनल स्पीड आएगी इसमें। और M1 के लिए V1 लेना पड़ेगा और M2 के लिए में V2 लेना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा अगर आप वुडन के लिए कोई भी चीज लेते हो तो 2 के साथ में लेना, ताकि पता चले कि वो सेकंड वाली चीज का है, और सेकंड वाली चीज वुडन है, इसका मतलब ये वुडन की स्पीड है। V1 लिया, इसका मतलब ये बुलेट की स्पीड है ना। तो बताओ कि जो V1 था वो कितना हुआ? क्या V1 के इसमें डिफरेंस आया क्या? हमने कहीं ये बताया क्या कि टकराने के बाद उसकी स्पीड कम हो गई? ऐसा कहीं लिखा था क्या? नहीं ना। तो पहले भी 10 ग्राम था, अभी भी कितना है? 10 ग्राम ही आपको लेना पड़ेगा। और ये बताओ, जब यहाँ पे 10 ग्राम लिया था आपने, ठीक है, 10 ग्राम लिया था, तो लकड़ी में कितनी स्पीड आ गई थी ये बतानी है आपको। लकड़ी में कितनी स्पीड आई ये बताओ। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वुडन प्लैंक। तो ये V2 आपको फाइनली आपको बताना है कि क्या आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में ये मुद्दा था आपका। बताओ किसी को समझ में आया यहां तक कि हमको क्या फाइंड करना है? ठीक है, आपको इस लकड़ी की स्पीड बतानी है कि टकराने के बाद में इसकी स्पीड कितनी आई। जब ये यहां से खसक के यहां तक आया तो कौन सी स्पीड से आया, कितनी स्पीड थी इसके अंदर। तो आपको देखो ये वही मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, ये थ्योरी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो आपको मैं पहले ही बता दूं मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे यूज करते थे। V वाला जो कंपोनेंट होता था, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ रखा जाता था। जैसे M1 के साथ में U1 आप रख सकते हो, प्लस M2 के साथ में U2 रख सकते हैं। ये तो हो गया U की क्वांटिटी, है ना। ये इक्वल होगा V वाली क्वांटिटी इसके, मतलब M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। बताओ यहां तक कोई सब बात है ऐसी जो समझ में ना आई हो? हाँ, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो है किसी को? अब ये बताओ, क्या सारी वैल्यूज को आप रख कर सॉल्व नहीं करा सकते क्या? M1 की वैल्यू रखो 10 आ गई, U1 की वैल्यू रखो 1.5 मिल गई, 1.5 प्लस M2 की वैल्यू रखो 900 हो गया, 900 मल्टीप्लाई बाय U2 की वैल्यू हो गई 0, ये देखो 0 इज इक्वल टू में चलते हैं। M1 की वैल्यू है 10 ग्राम, V1 की वैल्यू भी 10 ग्राम है, ओके, एंड M2 की वैल्यू हमारे पास है 900 ग्राम, और V2 हमें बताना है कि V2 कितना आएगा। तो क्या आप नहीं बता सकते क्या V2 कितना आएगा? बताओ मुझे। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। मैं यहीं तक आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताओ हो जाएगा। ये तो वैसे ही 0 चला गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी आप उसको सॉल्व करा देना। ठीक है बेटा, 1 मिनट देना जरा मुझे। यहाँ पर V1 जो है बुक में देखें कितना दिया हुआ है। सर V1 नहीं दिया है। V1 नहीं दिया है ना, 1 मिनट देना। हाँ बेटा, V1 नहीं दिया है, तो ये ना ये यही मिस्टेक हो रही थी। देखो इधर क्या करेंगे, ये जो V1 है बेटा 10 ग्राम कहाँ है, ये आप लोग ध्यान भी नहीं दिए हो, बोला भी नहीं किसी ने। बेटा V1 को क्या ग्राम में मेजर करते हैं क्या स्पीड को? सोच के बताओ, ग्राम में मेजर किया जाता है क्या इसको? नो सर। नो सर। तो फिर आपने नोटिस नहीं किया क्या? मैंने गलती की, मुझे लगता है सब मेरे साथ साथ सब लोग सो रहे हो। बेटा जो स्पीड पहले थी बुलेट की वही स्पीड आज है। पहले स्पीड थी 1.5 मीटर पर सेकंड, तो आज भी उतनी ही लेनी है। आज भी 1.5 मीटर पर सेकंड रहेगी, स्पीड में उसका डिक्रीजमेंट नहीं हुआ था, समझे। ये स्पीड लेनी थी। 10 ग्राम तो उसका मास था, हमने गलती से V1 रख दिया था 10 ग्राम, तो यहाँ पे ना 1.5 ग्राम आपको रखना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कराना, जो भी आंसर आए मुझे बताना कि कितना आंसर आया है। इसके आगे आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें।
यस सर। इसके आगे करा के बताना मुझे कितना आया है, ना आए तो फिर मेरे को बताना, हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके चलो देखो, अब बार बार बुक शेयर हो बंद हो रही है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सी में मैंने आपको इक्वेशन बना के दी है, सॉल्व कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बताई। अब देखो यहाँ पे डी वाले में बेटा जिनको भी प्रॉब्लम आ रही बेटा ये समझ लो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। स्पीड, एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड एएस लिख दिया, मतलब एवरेज स्पीड समझ लो। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डी अपॉन में टोटल टाइम। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया ये चीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैसे तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही होता है ना, सबको पता है। बस जब एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस रख देना और टोटल टाइम रख देना, खत्म हो गई बात। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है, 80 मीटर है और 45 मीटर है। तो टोटल कितना हो गया, अब जरा ऐड करके बताओ, क्या 225 मीटर नहीं होगा ये? 225। हाँ 225 हो गया। फिर टाइम कितना लगा, 40 सेकंड पहले लगा, फिर 40 सेकंड लगा और फिर 20 सेकंड लगा, मतलब टोटल टाइम लग गया 100 सेकंड का। डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गई बात। बताओ ठीक है, चल सकते हैं आगे अब, यस सर। है ना। तो जिसको भी प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने यहाँ डिस्कस कर लिया आज न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन नंबर सी को पूरा नहीं सॉल्व किया, बार बार बोल रहा हूँ, आपको ही करना है, उसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना जो बना कर दी है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो अभी आपको मिलेगा ना, तो उस वीडियो में जाकर आप सीधा स्क्रीनशॉट लेना और फिर उसको सॉल्व कर देना, बात खत्म, ठीक है। चलो देखो आगे बात करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था वर्क के ऊपर। वर्क हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वर्क क्या होता है। तो मैंने कहा था अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तब तो वर्क है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर नहीं होगा, या फिर फोर्स नहीं है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। वैसे तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। ओके, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स चाहिए ही चाहिए बेटा। ओके, कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये आपको पता ही होगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ होते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, वर्क बनता है। क्या ये बात आपको लास्ट टाइम में समझ में आ गई थी? यस बताओ मुझे, आ गई थी? तो आगे चलते हैं, आज आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन कौन कौन से पढ़ने हैं। वर्क के बारे में मैंने बता दिया था, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को वर्क तब हुआ है, ऐसा कब कहेंगे, जब व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब एक फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होगा और उसके कारण, केजेस मतलब उसके कारण डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आप कहोगे कि वो क्या है, वर्क है। और ये फॉर्मूला मैंने कहा था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप कल याद कर लो। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। ठीक है, F इंटू एस आ जाएगा। ये चीजें हो गई आपकी वर्क के बारे में। और आगे चलते हैं, और क्या क्या हमने सीखा था। अच्छा एक चीज और बताते हैं बेटा ना, एक और अच्छी सी थ्योरी है, इसको समझो जरा। ये बताओ मुझे, जैसे यहाँ पर ये चीज मैंने कहा कि ये एक बाइक है आपकी, है ना। क्या बन रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, ये ना आपकी एक बाइक हो गई, इसके ऊपर ना एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक और पहिया लग गया, यहाँ पे ना एक पर्सन बैठा हुआ है, ये बंदा देखो ऐसे पैर नीचे लटका कर बाइक को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पैडल है इसका, जो भी समझ लो पैडल हो गया, ठीक है। अब ना ये बताओ मुझे कि अगर कोई पर्सन यहाँ पीछे से इस बाइक को क्या करेगा, धक्का लगाएगा ना, ये ना इस बाइक को यहाँ से धक्का लगा रहा है बेटा, तो ये जो बाइक होगी किस साइड में मूव होगी, जरा ये बताओ मुझे। सर मूव बाइक जो है मूव नहीं होगी, क्यों? मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि ये ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक नहीं है, आज ये बंदा सिर्फ बैठा है। सर आगे की तरफ से साइड, आगे की तरफ जाएगी बाइक, हाँ यस सर। बहुत आंसर कह दिया आगे की तरफ, लेकिन मैं कहूँ पीछे की तरफ जा सकती है, तो क्या गलत बोला? क्या मैंने गलत बोला?
बट सर वो जो लड़का है वो पीछे की तरफ से धक्का दे रहा है ना बाइक को, तो बाइक आगे की तरफ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही आंसर, लॉजिक आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही चीज तो आपको समझानी थी। मैंने ना ये तो बताया ही नहीं कि ये लड़का आगे की तरफ धक्का दे रहा है या बाइक को पीछे की तरफ पकड़ के खींच रहा है। क्या पीछे नहीं पकड़ के खींच सकता बाइक को? बाइक को पीछे भी तो पकड़ के खींच सकता है, जरूरी थोड़ी ना आगे की तरफ धक्का दे रहा है, ये पीछे की तरफ धक्का दे रहा हो, सपोज अपनी तरफ खींच रहा हो बाइक को। बताओ, क्या मैंने ये बात बताई थी कि इसने कहा किस डायरेक्शन में धक्का दिया है, उस किस डायरेक्शन में किया है? बताओ मुझे, नहीं बताया ना? नहीं। तो हाँ, तो इसकी जो पोजीशन चेंज होगी, मैंने कहा था ये किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये आगे जाएगी। लेकिन आगे कब जाएगी? आगे ये तब जाएगी जब फोर्स आगे की तरफ अप्लाई होगा। तो याद रखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है बेटा। समझ में आया? ये एक लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए कि फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर फोर्स आप पीछे की तरफ लोगे, आप गाड़ी को पीछे की तरफ खींचोगे, तो क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी पीछे की तरफ होगा। बताओ, आया समझ में? आया ये? यस सर। यस तो Yes, sir. ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये आप लिख भी सकते हो पेपर में। ये मैंने क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपके बुक में लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होता है। विशाल वर्मा, व्हाट हैपेन बेटा? मार्कर यूज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है, हैंड रेज करो और बोल सकते हो आराम से ना। रेहान शेख, आपका माइक अनम्यूट है। जुबेर खान, माइक अनम्यूट है बेटा, माइक को म्यूट रखो सब लोग। अगर कुछ बोलना है तो आप बोलकर माइक को बंद कर सकते हो ना। जुबेर खान, अभी भी आपका माइक म्यूट नहीं हुआ, तो प्लीज क्लास को डिस्टरबेंस मत किया करो। और ये विशाल वर्मा ना, विशाल वर्मा बेटा, आप ना मार्कर बेटा मत यूज करो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। अगर आप मार्कर यूज करना चाहते हो बता दो, मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, आप अच्छे से मार्कर यूज कर लो, और जब दिल भर जाए मार्कर यूज करके तो बताना मुझे, फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे। सेटिस्फाइड हो मेरी बात से? पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला। अच्छा, आप मुझे नोटिस करवा रहे थे? अच्छा ठीक है, नोटिस कराने का तरीका आप मुझे बोलकर बता सकते हो ना बेटा। मेरे मार्कर के बीच में अगर आप चलाओगे तो फिर डिस्टरबेंस हो जाता है ना। चलो, तो ये चीज मैंने यहाँ समझा दी कि जो डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स अगर आप फॉरवर्ड में लगाओगे तो डायरेक्शन ही फॉरवर्ड होगा, और अगर बैकवर्ड में आप यूज कर रहे हो फोर्स को तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी आपका बैकवर्ड में ही होगा। इतनी बातें हम लोगों ने फोर्स के वर्क के बारे में जान ली हैं। अब चलेंगे हम लोग आगे कि हमें आगे क्या क्या करना है। चलो आ जाओ। देखो, अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल दिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, जरा ये समझो। इसका डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल रहा होगा, इस साइड होगा, क्योंकि रस्सी से पकड़ के लड़की खींच रही है तो आगे कोई खींचेगी ना, रस्सी से पीछे को तो धक्का नहीं दे सकते, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आगे की तरफ होगा। अच्छा, इस लड़की ने क्या किया है? ये जो आपको देख रहा होगा, ये क्या ले रखी है? कुछ डस्टर टाइप का ले रखी है। इसको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये ले जाना चाहती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू बी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ ठीक है? और ये जो कार है, ये कार इस पीछे वाली कार को क्या कर रही है? फोर्स के थ्रू आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ये कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए थे। ऑब्जर्व एंड डिस्कशन करना था आपको, तो आपने ऑब्जर्व और डिस्कस किया होगा, सोचा होगा कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा होगा ना। तो इसमें इतना ही था। ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि क्या हमें करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये मान के चलते हैं, एक फोर्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे समझो। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये एक बॉल है ना, और यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी है बेटा। यहाँ पे क्या है? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में नीचे गेट लगा हुआ है। ठीक, बिल्डिंग में नीचे गेट लगा हुआ है, ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, नीचे भी एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये दोनों लोग ना वन बाय वन क्या करते हैं? पहले ये ना इस बॉल में रस्सी बांधकर इसको खींचता है अपनी तरफ, नीचे वाला आदमी बोला मैंने।
नीचे वाला आदमी जब अपनी तरफ खींचेगा तो आप इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी बेटा, बॉल की डायरेक्शन क्या होगी? ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर जाएगा ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल फ्लैट। ओके, बट आप ये सोचो कि अगर इस बॉल को ऊपर से पकड़ के खींचेगा, ये बंदा अगर पकड़ के खींचता है रस्सी के थ्रू में, ठीक है, तो ये बताओ क्या इसकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ बढ़ेगी? ऊपर की आप ना, तरफ। हाँ, रस्सी को एकदम स्ट्रेट मानो, ऐसा मानो कि एक लकड़ी टाइप में रस्सी झुक नहीं रही है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो फोर्स देखो डायरेक्शन पे डिपेंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, है ना। अब यहाँ पे ये समझना है कि डायरेक्शन के साथ साथ में एंगल भी आ जाता है बेटा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को अगर एंगल के थ्रू आप मूवमेंट कराते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो एंगल के थ्रू, तो वहां पे कौन सा एंगल यूज करोगे? थीटा एंगल, ठीक है। और इस थीटा एंगल को डिफाइन करने के लिए आप लोग कॉस की हेल्प लेते हो। वेरी गुड विशाल वर्मा, तुमने तो जादू कर दिया है, एरो दिखा दिया, मस्त काम किया है वैसे, ठीक है ना, बिल्कुल सही चीज यूज की थी अभी तो। चलो अच्छा, हाँ ये तरीका बहुत अच्छा लगा आपका मुझे, ठीक है, कैसे किए थे पता नहीं चल रहा मेरे को, बस हाँ जो भी किया था अच्छा किया था, मेरे को लगता है आपने ये यूज किया था ना, ऐसे ही यूज किया था, हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, जो भी किया अच्छा किया। हाँ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये चीज ऐसे यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना हम लोग एंगल का यूज करेंगे, कॉस थीटा का हेल्प लेंगे। आपको पता है ना कॉस क्या चीज है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एंगल मेजरमेंट के लिए बेटा 6 चीजें होती हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 चीजें हैं आपके पास, 6 थिंग्स हैं जिसमें से हम लोग कॉस का यूज करेंगे। कॉस के बारे में फिर से हम लोग कभी डिटेल देंगे, अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? कि जो भी फोर्स का एंगल मेजरमेंट किया जाता है वो कॉस के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। और इस कॉस ही क्यों लिया गया? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके थ्रू हम लोग कॉस का यूज करते हैं, अदरवाइज किसी और का भी यूज कर सकते थे, साइन और टेन का भी यूज कर सकते थे। तो बट आप ये याद रखो कॉस का यूज करना है, इतना आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला? W इज इक्वल टू एफ एस वाला, ठीक है बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस वाला पढ़ा था। अब उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दो, डायरेक्शन मतलब एंगल भी ऐड कर दो, और वो एंगल किसके थ्रू कैलकुलेट होगा? कॉस थीटा के थ्रू। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये तब अप्लाई करना है जब वर्क में क्या हो, एंगल भी यूज हो रहा हो। बताओ क्लियर है यहां तक सबको? ये कब अप्लाई करोगे? ये तब अप्लाई करना जब आपके पास एंगल भी दिया हो, थीटा भी दिया हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई ना? तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। अब इसका अप्लाई कैसे करेंगे जरा उसकी बातें भी हम लोग समझ लेंगे कि कॉस थीटा कैसे यूज होता है। तो देखो बेटा, कॉस अगर एंगल जो हो, ठीक है, एंगल अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, जैसे ये एंगल है, एंगल कितना ले लिया? 0 डिग्री का ले लिया, तो उस समय कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और अगर कॉस जो है 90 डिग्री पे हो जाए, 90 डिग्री कब होता है? आप बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाओ, जमीन पर कोई बॉल रखी थी, ऐसे जमीन पर बॉल रखी थी, बिल्कुल सीधा उठाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो उस समय जब फोर्स लगाओगे तो वो 0 डिग्री पर उठे, 90 डिग्री पर उठेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी कॉस थीटा की? 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। इस चीज को ना और डिटेल में बताएंगे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं, अभी ये चीज और डिटेल वाली है तो इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्लास का टाइम थोड़ा एंड होने वाला है, 1 मिनट से भी कम बचा है, इसलिए मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जब 180 डिग्री पर आप उठाओगे चीज को तो वहां पर -1 वैल्यू आएगी, मतलब फोर्स जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझाएंगे कि फोर्स निगेटिव कब हो जाता है। जैसे एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता था, वैसे ही वर्क भी जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव होने का क्या मीनिंग है ये चीज हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काम कभी निगेटिव हो सकता है क्या? कभी ऐसा है कि आपने काम किया और निगेटिव में आंसर आए? ठीक है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हाँ बेटा एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर डिसमिस करते हैं बेटा। ओके, आई होप आपको मजा आई होगी आज की क्लास में। यस सर। बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।